बोर्ड परीक्षा उन्नयन हेतु ऐतिहासिक पहल शेखावाटी मिशन 100। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए इस टीम द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया गया है और ये राजनीति विज्ञान की अपनी PDF है। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। अगर आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपना देख रहे हैं, आप अपना और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। ये अपने राजनीति विज्ञान का जो शीत युद्ध का दौर चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले डाले हुए हैं। अब जो नए चैप्टर जुड़े हैं, क्योंकि पिछली बार अपने द्वारा इन PDF का सरल और सहज भाषा में विश्लेषण किया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपको नोट करवाए हुए हैं। आज हम उन्हीं चैप्टरों को पहले करेंगे जिन चैप्टरों को अब की बार जोड़ा है, क्योंकि पिछली बार 30% सिलेबस कोरोना जो लर्निंग गैप रहा उसकी वजह से घटा दिए थे। तो आज हम उन चैप्टरों को करेंगे पहले। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, और इससे पहले इसकी PDF के लिए पहले भी वीडियो डाला जा चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं, विश्लेषण वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप जैसे ही 12th अच्छे मार्क्स से क्लियर करके 12th पास करेंगे तो आप किसी न किसी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, यानी राजस्थान भर्ती बोर्ड से संबंधित अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो राजस्थान GK से संबंधित ऑथेंटिक बुकों का कंटेंट अपने चैनल पे सरल और सहज भाषा में आपके लिए डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व राजनीति का अपना एक तीसरा चैप्टर है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है, यानी किस तरीके से पहले चैप्टर से सेकंड चैप्टर और सेकंड से थर्ड को रिलेट करते हुए ये NCERT सिलेबस की खूबसूरती है कि एक चैप्टर दूसरे से और दूसरा चैप्टर तीसरे से कोरिलेट है। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो दूसरे ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब 1945 से 1991 तक आते आते 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। विघटन मतलब टूट जाता है। ये 15 राज्यों का एक संघ था तो 15 राज्यों में बिखर जाता है। अब एक ही ध्रुव बचा, तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इसे ये भी कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अब एक ही ध्रुव बचा था। अमेरिका का ही हर जगह या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर निर्णय अमेरिका के निर्णय से प्रभावित हो रहा था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से संबंधित हो, क्योंकि अधिकांश संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं जिनका मुख्यालय अमेरिका में था और अमेरिका अब एक ध्रुव विश्व के रूप में था, तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश भी था उस समय। तो हम अमेरिका ने किस तरीके से अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए शक्ति और सत्ता का प्रदर्शन किया, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ है कि एक महाशक्ति वाला विश्व है। इराक ने कुवैत पे आक्रमण कब किया? वो साल थी 1990 की और महीना था अगस्त 1990 को। कुवैत की मुक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था कुवैत मुक्ति के लिए? तो सबसे पहले यही अभियान था अमेरिका का किया हुआ। तो पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पहला ऑपरेशन था। अमेरिका के 4 ऑपरेशन इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। जो पहला ऑपरेशन 1990 में अमेरिका ने कुवैत को मुक्त कराने के नाम पे इराक पे किया था, जिसका नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 9/11 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज बुश थे। 9/11 की आतंकवादी घटनाओं के परिणाम स्वरूप कौन सा अभियान शुरू किया गया? 9/11/2002 की घटना 2001 की घटना है, यानी 11 सितंबर 2001 की घटना है। अमेरिका में महीने को पहले लिखते हैं, इसलिए इस घटना को 9/11 की घटना बोलते हैं। तो ये जो घटना थी ये आतंकवाद से
मुक्त कराने की थी, तो इस घटना का नाम क्या दिया गया? वो नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आकांक्षाओं का महाजोट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 34 देशों की सेनाएं जिन्होंने इराक पे हमला किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, उसे आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया। WMD का पूर्ण रूप है वो क्या है? तो WMD का पूरा रूप है वो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अमेरिका द्वारा इराक पे आक्रमण से संबंधित निम्न में कौन सा कथन है वो गलत है? तो इस आक्रमण में 40 से अधिक अन्य देशों की सेना शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पे आक्रमण करने की सहमति दी थी। आक्रमण इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकने के लिए किया गया था। ये इस युद्ध में अमेरिका ने 3000 से अधिक सैन्य कर्मियों को खो दिया था। तो जो गलत है वो चयन करना है, 4th नंबर का अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। हेजेमनी के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है? हेजेमनी शब्द का एक राज्य का नेतृत्व या प्रभुत्व कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल प्राचीन ग्रीस में एथेंस की प्रबलता को दर्शाने के लिए किया गया था। हेजेमनी एक निश्चित स्थिति होती है, एक बार जो सर्वोच्च बन गया वह हमेशा के लिए सर्वोच्च रहेगा। देश की एक सर्वोच्च स्थिति है जिसके पास चुनौती रहित सैन्य शक्ति है, यानी उसके पास एक अच्छी सैन्य शक्ति है जो चुनौती कोई नहीं दे रहा हो। 3rd नंबर का ऑप्शन है वो गलत है कि एक बार जो सर्वोच्च बन गया वो हमेशा बने रहेगा। ये प्रकृति का नियम है कि एक बार सर्वोच्च है तो जरूरी नहीं कि वह आगे भी सर्वोच्च रहे। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? तो ये 3rd नंबर का अपना ऑप्शन सही है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ है? वर्जीनिया। निम्न में कौन सा क्षेत्र अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत नहीं आता? तो सैन्य क्षेत्र आता है, सांस्कृतिक क्षेत्र भी आता है, आर्थिक भी आता है, धार्मिक नहीं आता। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब किया गया? इंपोर्टेंट है ये अपना 11 सितंबर 2001 को। ब्रेटन प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए थे? तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली में वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया था? तो बिजनेस स्कूल अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हार्वर्ड में खोला गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 सितंबर 1991 को हुआ। अमेरिका की अगुवाई में 34 देशों की सेना, मिलीजुली सेना थी जिसने किस देश पे हमला किया? इराक पे। उसे नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ही अपने। प्रथम खाड़ी युद्ध के समय सैन्य अभियान के प्रमुख कौन थे? तो अमेरिकी जनरल थे नॉर्मन। प्रथम खाड़ी युद्ध को 100 जंगों की जंग की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने, उस समय इराक के राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। किसने दी? हाँ, प्रथम खाड़ी युद्ध को 100 जंगों की जंग किसके द्वारा कहा गया? यानी उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनके द्वारा इनाम दिया गया। किस युद्ध को पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी? प्रथम खाड़ी युद्ध को दिया जाता है कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा, जो कि अगस्त 1990 में कुवैत को मुक्त कराने के लिए हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश सीनियर। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था, तो प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पे हमले से संबंधित था। एक ध्रुवीय विश्व शक्ति में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से हुई? तो ये 1991 से हुई, जैसे ही सोवियत संघ विघटित हो जाता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण उभरी हुई प्रवृत्ति क्या है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरी हुई प्रवृत्ति है। 1992 में जॉर्ज बुश सीनियर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये क्लिंटन बने थे। बिल क्लिंटन किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। कोसोवो की घटना कब हुई? 1999। अल-कायदा द्वारा किन 2 दूतावासों पर आतंकी हमले किए गए? 1998 में, एक तो नायरोबी केन्या में, एक दार ए सलाम तंजानिया में।
ऑपरेशन इन्फेंटर रिच के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध किस अमेरिकी अभियान को कहा गया? तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया? 19 मार्च 2003 को। हाईवे ऑफ डेथ यानी मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा गया? कुवैत और बसरा के बीच सड़क है, उसको ये नाम दिया गया है। अमेरिकी वर्चस्व के 3 क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपने सैन्य वर्चस्व यानी सेना का वर्चस्व, जो अमेरिका ने सिद्ध करने के लिए 4 सैन्य अभियान किए थे, जिसका लगभग ऊपर अपन विश्लेषण कर चुके हैं। आर्थिक वर्चस्व यानी दूसरे देशों को मदद के नाम पर पैसे देना या उनकी आर्थिक रूप से मदद करना। सांस्कृतिक वर्चस्व, खान पान रहन सहन में अमेरिकी जो कल्चर है वो दूसरे देशों में पहुंचना और दूसरे देशों में अमेरिकी कल्चर को श्रेष्ठ साबित करना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? 1991 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमेरिका के नेतृत्व में कुवैत को इराक से मुक्त कराने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान को नाम है वो रखा गया डेजर्ट स्टॉर्म। एकल ध्रुवीयता किसे कहते हैं? एक ध्रुवीयता एकल ध्रुव। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपना विश्व के सभी देश जब किसी एक विश्व शक्ति को देखकर अपनी कूटनीति का निर्धारण करते हैं या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लगभग फैसले उसी देश के द्वारा प्रभावित होते हैं या तय किए जाते हैं, तो उसे एकल ध्रुवीयता या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका का वर्तमान विश्व व्यवस्था में वर्चस्व है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पर टिप्पणी लिखनी है। तो 9/11 की घटना के पश्चात अमेरिका ने विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था और इस अभियान के मुख्य जो निशाने पे थे वो थे अल-कायदा आतंकवादी ग्रुप और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन। ऑपरेशन इनफाइटर रिच क्या है? ये कब चलाया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय नैरोबी यानी केन्या, दार ए सलाम यानी तंजानिया में स्थित अपने दूतावासों पे आतंकी संगठन अल-कायदा द्वारा हमले करने की प्रतिक्रिया, ये भी अल-कायदा पे हमले यानी अल-कायदा को ही टारगेट किया जा रहा था। यहाँ भी सूडान और अफगानिस्तान में स्थित अल-कायदा ठिकानों को क्रूज मिसाइलें, कौन सी मिसाइलें? क्रूज मिसाइलों द्वारा ऑपरेशन इन्फेंटर रिच इसको कहा गया। अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व को समझाइए। तो सांस्कृतिक वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक, विशेषकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग का कोई दबदबा स्थापित हो। जैसे सांस्कृतिक वर्चस्व में रजामंदी या सहमति से बात मनवाई जाती है, न कि दबाव में। छुपाले की नीति से क्या आशय है? छुपाले की नीति का अर्थ होता है कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहे। वर्तमान में विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, अतः चीन, रूस, यूरोपीय संघ, समस्त यानी भारत, ऐसे सभी ने एक एक तरीके से अपने को अमेरिका की निगाह में चढ़ने से बचा लिया है, जिसे कहते हैं छुपा लेने की नीति। बैंड बैगन रणनीति क्या है? तो बैंड बैगन जो नीति है वह है सबसे जो ताकतवर देश है उसके विरुद्ध संघर्ष या उसका विरोध करने के बजाय उसके वर्चस्व में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना। इसका आशय है कि जैसी बहे बाहर पीठ जैसी कीजिए, अर्थात ये तैसी कीजिए। यदि किसी देश को अपनी आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करना है तो व्यापार को बढ़ाना होगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि विरोध करने से। ये बैंड बैगन नीति है। नई विश्व व्यवस्था से क्या आशय है? ये किसने प्रतिपादित की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपना। तो समकालीन विश्व में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में द्विध्रुवीयता व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और उसके स्थान पर विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरकर सामने है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने
1991 में इस व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था नाम दिया था। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं? तो अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा है वो खुद वर्चस्व के भीतर भी मौजूद है। अमेरिकी वर्चस्व की राह में मुख्य रूप से 3 अवरोध हैं। कितने अवरोध हैं? 3 अवरोध। पहला अवरोध है अमेरिका की संस्थागत बनावट। दूसरा है अंदरूनी चुनौती, यानी अमेरिकी समाज अपनी प्रकृति से उन्मुक्त है तो समाज का भी दबाव रहता है। तीसरा नाटो। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पे सैन्य हमले के 2 कारण बताने। तो वर्ष 2003 में, जो कि मार्च 2003 था, अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कूट नाम से इराक पे सैन्य हमला किया था और इसके कारण क्या बताए थे ये बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो कारण बताए कि इराक को सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकना। ये अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक है वो सामूहिक रूप से मारने वाले हथियार बना रहा है तो उसे रोकना है। इसके तेल के भंडारण थे, यानी इराक के पास तेल के भंडार खूब हैं तो उनको नियंत्रित करना। इराक में कठपुतली सरकार, अपनी मर्जी की सरकार अमेरिका चाहता था कि मैं बना दूंगा। अमेरिकी राजनीति वर्चस्व, अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर खुद का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे। अब सुमेलित करना है। ये चारों ऑपरेशन आपको याद होने चाहिए। ये सुमेलित करने में भी आ सकते हैं, वैसे एक एक भी पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन इन्फेंट्री रिच है वो कब किया गया था? सूडान में मिसाइल हमले द्वारा। जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो थे क्लिंटन। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये क्या था? तालिबान और अलकायदा। कैसे मिलान कर देंगे? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इराक पर हमले के इच्छुक देशों का एक गठबंधन, 34 देशों का, उसे डेजर्ट स्टॉर्म। कंप्यूटर युद्ध, इसी को नाम देते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, नहीं, हाँ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध, अगस्त 1990। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक पे हमले के इच्छुक देशों का गठन। ये नीचे मिलान किया हुआ है। अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले मुख्य आधारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले मुख्य आधार सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका ने 4 सैन्य अभियान किए जिसके द्वारा सिद्ध किया कि वर्तमान विश्व में अमेरिका से बढ़कर सैन्य शक्ति में कोई नहीं है। ढांचागत ताकत के रूप में दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे। तीसरा सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व। चौथा आर्थिक वर्चस्व। आर्थिक विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका है, ये भी अमेरिका ने सिद्ध किया। भारत अमेरिकी संबंधों की विवेचना, किस प्रकार के रहे भारत के संबंध? तो 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उससे पहले भारत और अमेरिका के संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका को हमेशा संदेह रहता था कि भारत सोवियत संघ की तरफ है। 1991 में जैसे ही भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, लोकतांत्रिक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था, तो दोनों देशों के बीच निकटता आई। व्यापारिक सहयोग, वर्तमान में व्यापारिक सहयोग में भी भारत और अमेरिका के संबंध ठीक हैं, अच्छे। सैन्य नाभिकीय सहयोग, सैन्य नाभिकीय एक समझौता हुआ था भारत का अमेरिका के साथ मार्च 2006 को। असैन्य नाभिकीय समझौता, परमाणु ऊर्जा समझौता भी इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक शक्तिशाली भारत के माध्यम से अमेरिका दक्षिणी एशिया में अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है। पहले भारत का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, पाकिस्तान को अमेरिका आर्थिक और सैनिक जो भी उसको सहायता की जरूरत पड़ती पाकिस्तान को उपलब्ध कराता। अतः भारत को बड़ा बाजार, बौद्धिक संपदा, भारत एक बड़ा बाजार है, बौद्धिक संपदा वाला देश है, विज्ञान और तकनीकी श्रेष्ठता वाला देश है। ये अमेरिका को
ये लग रहा है कि अब भारत के साथ उसके संबंध बढ़ाने में ही उसकी भलाई है, यानी अमेरिका एक अवसरवादी देश है। आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में बराबर नहीं है। इस पक्ष में तर्क दीजिए तो सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व के कारणों को स्पष्ट करना है। सैन्य शक्ति में अमेरिकी वर्चस्व की टिप्पणी कीजिए तो आपको ये चारों अभियान बताने हैं ऊपर जो जिनकी बात अपन करके आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था संज्ञा किसे दी है? किस राष्ट्रपति ने दी? जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था कब दी? 1990 के बाद इराक ने कुवैत पर हमला किया। अगस्त 1990 की घटना है कि इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था। बड़ी तेजी से उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त करवाने के लिए बल प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपना। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करने की कोशिश की है जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट अपने इस चैनल पे डाले गए हैं और डाले जाते रहेंगे। अगर आपको किसी और चैप्टर में मदद की ज़रूरत है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी हर संभव मदद कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स।